इतिहास में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब दुनिया की दिशा चुपचाप बदल जाती है, बिना शोर के, बिना ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियों के, और जब तक आम लोग उसे समझते हैं तब तक खेल बहुत आगे निकल चुका होता है। अभी जो खबर सामने आई है वह भी कुछ ऐसी ही है, इतनी बड़ी कि अगर आप इसे पूरी गहराई से समझ लें तो आपको साफ दिखने लगेगा कि आने वाले समय में ताकत, तकनीक और नियंत्रण का संतुलन किस ओर झुकने वाला है। हैरानी की बात यह है कि इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही, जबकि यह भारत के लिए हाल के वर्षों की सबसे अहम रणनीतिक जीतों में से एक मानी जा सकती है। वजह साफ है, क्योंकि यह खबर शोर नहीं करती, यह सीधे भविष्य की नींव में उतर जाती है। कुछ समय पहले तक एक ऐसा समूह बनाया गया था जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में भविष्य की चाबी कहा जा रहा था। उस वक्त जब इस समूह की घोषणा हुई तो कई छोटे बड़े देश उसमें शामिल कर लिए गए, लेकिन भारत को बाहर रखा गया। ये झटका सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि उन्नत तकनीक की दौड़ में भारत अभी भी कुछ अहम मोर्चों पर पीछे माना जा रहा है। उस समय कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जिनकी नजर दूर तक जाती है उन्हें तभी समझ आ गया था कि यह बाहर रहना सिर्फ एक ग्रुप से बाहर होना नहीं, बल्कि आने वाले दशक की सप्लाई चेन से कट जाना हो सकता है। अब अचानक बहुत ही कम समय के भीतर तस्वीर बदलती है। वही भारत जिसे कुछ हफ्ते पहले तक इस ढांचे के लिए तैयार नहीं माना गया था, अब उसे औपचारिक निमंत्रण भेजा जाता है। सवाल स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या भारत में रातों रात कोई बड़ी रिसर्च क्रांति हो गई? क्या सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां हर राज्य में खड़ी हो गईं? या फिर जमीन के नीचे से रेयर एलिमेंट्स के पहाड़ निकल आए? जवाब इन तीनों का नहीं है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जब भी आप अपने फोन या लैपटॉप पर किसी एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो असल में उसका दिमाग आपके हाथ में नहीं होता, वह कहीं दूर विशाल डेटा सेंटर्स में बैठा होता है, जहां हजारों सर्वर लगातार काम कर रहे होते हैं। इन सर्वरों को चलाने वाली असली ताकत होती है बेहद खास किस्म की चिप्स, जिन्हें आम भाषा में सिलिका या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यही चिप्स तय करती हैं कि कोई सिस्टम कितना तेज होगा, कितना स्मार्ट होगा और कितना भरोसेमंद होगा। इन चिप्स को बनाना किसी साधारण फैक्ट्री का काम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए कुछ दुर्लभ तत्व, जिन्हें धरती के भीतर से निकालना पड़ता है। इन्हें निकालने के बाद एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, जहां इन्हें पीसकर, साफ करके और रिफाइन करके इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह काम तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे खुद नहीं करना चाहता। वजह है इसका गंदा और खतरनाक असर, क्योंकि इस प्रक्रिया से निकलने वाला कचरा आने वाली पीढ़ियों तक जमीन और पानी को जहरीला बना सकता है। यही कारण है कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस गंदे काम को एक ही जगह केंद्रित कर चुका है। वहां खेतों की जमीन तक प्रभावित हो चुकी है। खाने पीने की चीजों में भारी धातुओं के अंश मिलने की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन फिर भी बाकी देश राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि प्रदूषण उनकी जमीन पर नहीं फैल रहा। यह एक तरह का अनकहा समझौता है, जिसमें सुविधा के बदले पर्यावरण की कीमत चुकाई जा रही है। इसके बाद अगला चरण आता है चिप निर्माण का, और यहीं पर असली ताकत का खेल शुरू होता है। जितनी उन्नत चिप चाहिए, उतनी ही सूक्ष्म तकनीक की जरूरत होती है। बेहद छोटे स्तर पर काम करने वाली मशीनें, जो खास रोशनी का इस्तेमाल करके सिलिका वेफर पर पैटर्न बनाती हैं, वही तय करती हैं कि कौन देश तकनीक की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। ऐसी मशीनें न सिर्फ बेहद महंगी होती हैं, बल्कि दुनिया में इन्हें बनाने वाली गिनती की कंपनियां ही मौजूद हैं। यानी पूरी सप्लाई चेन पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली लड़ाई कोड की नहीं, बल्कि इन चिप्स और उन्हें बनाने वाले ढांचे की है। जो देश इस ढांचे को नियंत्रित करेगा, वही आने वाले समय में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से बढ़त में रहेगा। इसी वजह से कुछ देशों ने तय किया कि वे इस पूरी प्रक्रिया को अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ सीमित रखना चाहते हैं, और बाकी को बाहर। यहीं पर भारत की कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, इंजीनियरों की कमी नहीं है, लेकिन उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के स्तर पर अभी तक वह जगह नहीं बना पाया था जो इस क्लब में एंट्री के लिए जरूरी मानी जाती है। इसी वजह से जब पहली बार यह समूह बना तो भारत को बाहर रखा गया। ये एक कड़वा सच था, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता था। अब तस्वीर बदलने लगी है, लेकिन ये बदलाव किसी एक फैक्ट्री या एक खोज की वजह से नहीं आया। ये बदलाव आया है वैश्विक हकीकत के एहसास से। जिन देशों ने अब तक इस तकनीक को संभाल रखा था, उन्हें समझ में आने लगा है कि वे इसे लंबे समय तक अकेले नहीं चला सकते। उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है, काम करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं, और उत्पादन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर भारत जैसे देशों में युवा आबादी, काम करने की इच्छा और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता मौजूद है। यही वह बिंदु है जहां भारत की अहमियत अचानक बढ़ जाती है। भले ही आज भारत सबसे उन्नत चिप न बना रहा हो, लेकिन वह उस बड़े ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकता है, जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। इसलिए अब उसे न सिर्फ देखा जा रहा है, बल्कि औपचारिक रूप से उस प्रक्रिया में शामिल करने की बात हो रही है जिसे भविष्य की रीढ़ कहा जा रहा है। ये सब अभी शुरुआत है। असली सवाल ये नहीं है कि भारत को निमंत्रण क्यों मिला, बल्कि यह है कि भारत इस मौके को किस नजर से देखता है और किन शर्तों पर आगे बढ़ता है, क्योंकि इस रास्ते पर हर कदम सिर्फ फायदा नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी लेकर आता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी
और भी दिलचस्प होने वाली है और यही हम आगे के हिस्से में समझेंगे। अब ये कहानी सिर्फ एक इन्विटेशन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह भारत के सामने खड़े एक बड़े चौराहे की तरह बन जाती है, जहां हर रास्ता अलग भविष्य की ओर जाता है। एक तरफ वह रास्ता है जिसमें भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देखा जाएगा, जहां दुनिया की जरूरत के हिसाब से उत्पादन होगा, लेकिन फैसले कहीं और लिए जाएंगे। दूसरी तरफ वह रास्ता है जिसमें भारत धीरे धीरे उस सिस्टम का हिस्सा बनेगा, जहां सिर्फ काम नहीं बल्कि नियम भी तय होते हैं। फर्क बहुत महीन है, लेकिन असर बहुत गहरा। आज की सच्चाई ये है कि सेमीकंडक्टर और सिलिका चिप्स आने वाले समय में वही भूमिका निभाने वाले हैं जो कभी तेल निभाता था। जिस देश के पास तेल था वही ताकतवर माना जाता था, और अब वही कहानी तकनीक के रूप में दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह संसाधन जमीन के नीचे नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों, डेटा सेंटर्स और रिसर्च लैब्स के अंदर पैदा होता है। और इस संसाधन को संभालना सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि धैर्य, योजना और लंबे समय की सोच से संभव है। भारत के लिए यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अब दुनिया सिर्फ क्षमता नहीं, स्थिरता भी देख रही है। तकनीक की यह पूरी सप्लाई चेन बेहद संवेदनशील है और किसी भी तरह की राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता इसे तुरंत प्रभावित कर सकती है। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जहां लोकतांत्रिक ढांचा है, नीतियां अचानक नहीं बदलती और जहां लंबे समय के समझौते करने की गुंजाइश मौजूद है। यही भरोसा भारत को इस टेबल तक लेकर आया है, लेकिन भरोसे के साथ जोखिम भी आता है। जिस प्रोसेस से ये पूरी तकनीक जुड़ी है उसमें पर्यावरणीय नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। जो देश पहले ये काम कर चुके हैं उन्होंने इसकी कीमत अपनी जमीन और पानी से चुकाई है। भारत के सामने अब यह चुनौती है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाता है। अगर यह संतुलन बिगड़ा तो फायदा कुछ दशकों का होगा, लेकिन नुकसान पीढ़ियों तक जाएगा। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक भी बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और अहम पहलू है आत्मनिर्भरता। अगर भारत सिर्फ बाहरी कंपनियों के लिए उत्पादन करता है और खुद की रिसर्च और डिजाइनिंग पर ध्यान नहीं देता, तो वह हमेशा आधा अधूरा खिलाड़ी ही बना रहेगा। असली ताकत तब आती है जब देश न सिर्फ चिप बनाता है बल्कि यह भी तय करता है कि अगली पीढ़ी की चिप कैसी होगी। यही वह स्तर है जहां पहुंचने के लिए भारत को शिक्षा, स्किल और रिसर्च पर एक साथ काम करना होगा। यह भी समझना जरूरी है कि यह बदलाव एक दिन या एक साल में नहीं होने वाला। ये एक लंबी दौड़ है जिसमें शुरुआती उत्साह से ज्यादा जरूरी होता है लगातार निवेश और धैर्य। कई बार ऐसा भी होगा जब नतीजे नजर नहीं आएंगे, लेकिन वही समय असली परीक्षा का होता है। अगर उस दौर में नीति और इरादा मजबूत रहा तो कुछ साल बाद उसका असर पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया की बड़ी ताकतें ये अच्छी तरह समझती हैं कि भारत को नजरअंदाज करना अब उनके अपने हितों के खिलाफ जाएगा। यही कारण है कि आज बातचीत साझेदारी की हो रही है, आदेश की नहीं। लेकिन यह साझेदारी तभी बराबरी की होगी जब भारत अपनी शर्तों को साफ और मजबूती से रखेगा, वरना इतिहास गवाह है कि ताकतवर सिस्टम हमेशा कमजोर को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझा जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारत को पहली बार तकनीक की उस मेज पर बैठने का मौका मिला है जहां भविष्य के फैसले लिखे जाते हैं। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह सिर्फ उस मेज पर मौजूद रहता है या फिर कलम भी अपने हाथ में लेता है। यही वह फर्क है जो आने वाले दशकों की तस्वीर बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरों को सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि गहराई से समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहें, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से भारत को इस मौके पर सबसे पहले किस चीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को आगे बढ़ाती है।